अंक धीरे धीरे बदल रहे थे, लेकिन हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे किसी काउंटडाउन बॉम्ब की टिक टिक सीधे दिल पर चोट कर रही हो। स्केड्यूल्ड मीटिंग का समय आ जाता है। स्क्रीन पर थर्ड फ्लोर के सेक्शन सी का एंट्रेंस पूरी तरह खाली था। एक भी इंसान नहीं, टारगेट दिखाई नहीं दिया। सभी टीम्स अलर्ट रहें, रिलैक्स मत होना। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, लेकिन रेडियो पकड़ने वाली उंगलियों के नकल्स हल्के सफेद पड़ चुके थे। उसकी टेंशन साफ दिख रही थी। मैं भी स्क्रीन को घूर रहा था। हैंडलर आखिर आएगा कैसे? शार्प सूट पहने किसी आदमी की तरह, या किसी साधारण क्लीनर की तरह, या शायद वो आए ही ना और किसी अनजान सिविलियन को रिमोटली यूज करके हैंड ऑफ पूरा करवा दे। मैं खुद को हैंडलर की जगह रखकर हर पॉसिबिलिटी दिमाग में चलाता हूँ। टाइम आगे बढ़ता रहता है। 3:03 PM, फिर भी कुछ नहीं। डायरेक्टर सेलिना, क्या टारगेट आने वाला नहीं? चुप। लियो की गिरफ्तारी एयरपोर्ट के अंदर हुई थी। न्यूज लीक नहीं हुई। उन्हें नहीं पता कुरियर पकड़ा जा चुका है। वो आएंगे। वो अपनी बात पूरी नहीं करती, लेकिन मैं समझ जाता हूँ। जब तक हैंडलर की मीटिंग की डेफिनेशन हमारी जैसी ना हो। मेरी नजर फर्स्ट फ्लोर लॉबी के फीड्स पर घूमती है। लोग लगातार आ जा रहे थे। व्हाइट हेयर्ड बुजुर्ग, ब्राइट आइड स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ पेरेंट्स। सब कुछ इतना नॉर्मल, इतना ऑर्डिनरी लाइफ से भरा हुआ था। अगर मैं हैंडलर होता तो क्या करता? मैं एग्जैक्ट मीटिंग टाइम पर कभी नहीं आता। बहुत ऑब्वियस। मैं बहुत पहले पहुंच जाता। लाइब्रेरी में एक नॉर्मल रीडर की तरह एंटर करता। कोई शांत कॉर्नर ढूंढता, बुक लेकर बैठ जाता। समुद्र में घुली बूंद की तरह गायब हो जाता। फिर जब एनवायरनमेंट क्लीन कंफर्म हो जाता, तब क्वाइटली मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ता। मतलब वो शायद पहले से इस बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। डायरेक्टर सेलिना, 3 बजे से 10 मिनट पहले की सारी कैमरा फीडबैक निकालो। 2:50 से 3 डांस के बीच लाइब्रेरी में आने वाले हर मेल पर फोकस करो। सेलिना एक पल रुकती है, फिर समझ जाती है। मूव। जैसा ये कह रहा है वैसा करो। टेक्नीशियंस तुरंत काम में लग जाते हैं। 100 से ज्यादा फीड्स रिवाइंड होने लगती हैं। टाइम 2:50 पर रुकता है। प्लेबैक 8x स्पीड पर शुरू होता है। फिगर्स लाइब्रेरी डोर्स से गुजरती रहती हैं। मैं वॉल पर एक टाइल की तरफ इशारा करता हूँ। एक हिडन कॉर्नर कैमरा। फेस ब्लरी था। फ्रेम में एक आदमी एंट्री चेक पॉइंट पार कर रहा था। मीडियम बिल्ड, उम्र लगभग 45 से 50, ग्रे जैकेट, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस, हाथ में जर्मन एडिशन की फाउस्ट। बिल्कुल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जैसा। रिसर्च करने आया कोई स्कॉलर। उसका फेस जूम करो, फ्रेम एनलार्ज होती है। एनहांसमेंट के बाद आदमी का चेहरा साफ हो जाता है। एक पूरी तरह ऑर्डिनरी फेस, कोई फीचर नहीं। भीड़ में डालो तो सेकंड में गायब। इसे रन करो। फेशियल रिकग्निशन। अभी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस चालू हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद रिजल्ट वापस आता है। मिल गया। डायरेक्टर प्रोफेसर चेस, 52 साल, कैपिटल यूनिवर्सिटी में जर्मन स्टडीज प्रोफेसर, डॉक्टरल एडवाइजर। फैमिली बैकग्राउंड और सोशल टाइज पूरी तरह क्लीन। रिकॉर्ड पर एक भी दाग नहीं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लॉन्ग टर्म रीडर पास होल्डर। हफ्ते में 2-3 बार यहाँ आता है। पूरी हैबिट्स रेगुलर। परफेक्ट आइडेंटिटी। अभी लोकेशन, लास्ट पोजीशन, सेकंड फ्लोर सोशल साइंसेज रीडिंग एरिया, आयल के पास। लाइव फीड मेन स्क्रीन पर डालो। मेन डिस्प्ले पर प्रोफेसर चेस साफ दिखाई देता है। विंडो के पास टेबल पर बैठा चुपचाप पढ़ रहा था। सनलाइट उस पर पड़ रही थी। सामने स्टीमिंग टी का कप। पूरा सीन किसी पेंटिंग जैसा परफेक्ट था। बहुत परफेक्ट। डिस्गाइज जैसा परफेक्ट। यही हमारा आदमी है। क्यों? उसके हाथ देखो। जो स्कॉलर लगातार बुक्स पढ़ता है, उसकी फिंगर्स कैसी होती हैं? सालों तक पेजेस पलटने से इंडेक्स फिंगर और थंब पर फ्रिक्शन की वजह से स्मूथ कैलस बन जाती है। लेकिन उसके हाथ देखो। प्रोफेसर चेस कप उठाकर चाय पीता है। उसकी फिंगर्स लंबी, साफ, फिंगर टिप्स भरी हुई, स्किन स्मूथ, एक भी कैलस नहीं। ये स्कॉलर के हाथ नहीं है। ये ऐसे हाथ हैं जो शायद पेपर बुक्स छूते ही नहीं, शायद पेन तक नहीं पकड़ते। और सामने रखी बुक। मैं स्क्रीन घूरता हूँ। वो लगभग 20 मिनट से बैठा है और एक भी पेज नहीं पलटा। सेलिना की प्यूपिल्स तुरंत सिकुड़ जाती हैं। स्नाइपर टीम, टारगेट लॉक, सेकंड फ्लोर सोशल साइंसेज एरिया, सीट K17। किसी भी एबनॉर्मल मूवमेंट पर ऑन साइट न्यूट्रलाइजेशन ऑथराइज्ड है। उसी पल स्क्रीन पर मौजूद आदमी जैसे कुछ महसूस कर लेता है। वो बुक बंद करता है और खड़ा हो जाता है। ग्लासेस ठीक करता है, घड़ी की तरफ देखता है और बिना किसी जल्दबाजी के स्टेयरवेल की तरफ चल पड़ता है। डायरेक्शन, थर्ड फ्लोर। कंट्रोल रूम में मौजूद हर इंसान सांस रोक लेता है। आखिर मछली कांटे पर फंस गई थी। प्रोफेसर चेस बिल्कुल स्टेडी कदमों से चल रहा था। रिलैक्स्ड पॉस्चर, जैसे कोई रीडर बुक पढ़कर थक गया हो और ऊपर सीनरी बदलने जा रहा हो। स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ियां चढ़ता है और सेकंड और थर्ड फ्लोर के बीच के मोड़ पर गायब हो जाता है। फिर थर्ड फ्लोर स्टेयरवेल फीड पर दोबारा दिखाई देता है। वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचता है, सेक्शन सी रीडिंग एरिया और स्टोरेज जोन के जंक्शन पर। क्लियरेंस प्लान के मुताबिक ये पूरा एरिया खाली होना चाहिए था। प्रोफेसर चेस वहीं रुक जाता है और आसपास देखता है। उसकी आंखें खाली कॉरिडोर पर घूमती हैं। चेहरे पर वही जेंटल स्कॉलर वाला एक्सप्रेशन था, लेकिन आंखें बाज जैसी तेज। वो एनवायरनमेंट कंफर्म कर रहा था कि ये सेफ ड्रॉप पॉइंट है, कोई सेफ दिखने वाला ट्रैप नहीं।
कंट्रोल रूम में मौत जैसी खामोशी थी। हर किसी की मुट्ठियां बंधी हुई थीं। डर ऐसा कि कोई छोटी सी आवाज भी स्क्रीन वाले आदमी को अलर्ट न कर दे। टाइम जैसे खिंच गया था। हर सेकंड एक सेंचुरी जैसा लग रहा था। आखिर प्रोफेसर चेस संतुष्ट लगता है। वो आगे बढ़ता है और सीधे सेक्शन सी के लॉकर्स की तरफ चलता है। उसका टारगेट बिल्कुल साफ था। लॉकर 307। वो पॉकेट से एक की निकालता है, लेकिन वो नॉर्मल लॉकर की नहीं थी। एक एंटीक ब्रास की, अजीब शेप वाली। वो उसे लॉकर 307 के की होल में डालता है। मूव। सेलिना की आवाज बर्फ टूटने जैसी क्रैक करती है और हर ईयरपीस में गूंज जाती है। उसके शब्द खत्म भी नहीं होते कि पहले खाली पड़े कॉरिडोर से, बुक शेल्फ्स के पीछे से, सीलिंग वेंट से एक दर्जन से ज्यादा काले फिगर्स निकल आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के एलीट ऑपरेटिव्स, शैडोज से पैदा हुए गोस्ट्स, साइलेंट, लाइटनिंग फास्ट। ऊपर से एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नेट गिरता है और प्रोफेसर चेस को पूरी तरह घेर लेता है। चारों तरफ से एक दर्जन बंदूकें उसकी तरफ उठ जाती हैं। ऑपरेशन शुरू होने से लेकर पूरी तरह दबोचने तक आधा सेकंड भी नहीं लगा। प्रोफेसर चेस की पूरी घुमा भी नहीं पाया था। उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। जेंटल स्कॉलर वाला मास्क एक पल में टूट जाता है और उसकी जगह इंटेंस शॉक और अजीब सी मुस्कान ले लेती है। हाँ, वो मुस्कुरा रहा था। दर्जनों गन सिर पर होने के बावजूद वो मुस्कुरा रहा था। प्रोफेसर चेस, आप गिरफ्तार हैं। प्रोफेसर चेस उसकी तरफ देखता तक नहीं। उसकी नजर सबको पार करके सीधे मेरे चेहरे पर आ टिकती है। उसकी आंखें अजीब थीं, न गुस्सा न डर, सिर्फ प्लेफुल अप्रिशिएशन, जैसे कोई हंटर अपने प्रे को देख रहा हो। तो तुम वही कस्टम्स ऑफिसर हो। रॉ स्टोन्स को तुमने पहचान लिया था। इम्प्रेसिव, इसकी उम्मीद नहीं थी। गेट कीपर्स के अलावा अभी भी तुम्हारी जैसी आंखें बची हैं। लगता है आर्क की इंटेलिजेंस अपडेट करनी पड़ेगी। उसे ले जाओ। दो ऑपरेटिव्स आगे बढ़ते हैं और उसके हाथों में स्पेशलाइज्ड हैंडकफ्स लगा देते हैं। दूसरी टीम बॉडी सर्च शुरू करती है और लॉकर 307 खोलती है। उसके पास जो मिलता है वो बेहद सिंपल था। वॉलेट, कुछ बैंक कार्ड्स, कैश, सबसे पुराना नोकिया फोन जिसमें स्मार्ट फीचर्स तक नहीं, और वो जर्मन कॉपी ऑफ फॉस्ट। ना वेपन, ना पॉइजन, ना कोड बुक। किसी एजेंट के लिए हद से ज्यादा क्लीन। जैसे ही प्रोफेसर चेज मुझे क्रॉस करके ले जाया जा रहा था, वो अचानक रुक जाता है, सिर मेरे कान के करीब लाता है और इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाता है कि सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। जब तुम अबिस को घूरते हो, अबिस भी तुम्हें घूरता है। रियल वर्ल्ड में स्वागत है। ऑपरेटिव्स उसे फिर धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं। कोल्ड स्वेट मेरी शर्ट भिगो देता है। पैरों से लेकर सिर तक बर्फ जैसी ठंड दौड़ जाती है। ये आदमी मुझे जानता है। वो यहाँ हैंड ऑफ के लिए नहीं आया था। लाइब्रेरी में एंटर करने के पल से शायद उसका टारगेट मैं था। ये एक ट्रैप था, एक डेथ ट्रैप मेरे लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही प्रोफेसर चेस का शरीर एलिवेटर में धकेला जाने वाला होता है, उसकी गर्दन अचानक ऐसे एंगल पर मुड़ती है जैसा इंसानी शरीर कर ही नहीं सकता। हड्डी टूटने की तेज क्रैक। उसने खुद अपनी गर्दन तोड़ ली। उसका शरीर सीधा जमीन पर गिर जाता है और चेहरे पर वही जीत वाली मुस्कान जमी रहती है। सब कुछ पलक झपकते हो गया। हर कोई स्टंड था, डेड। और ऐसे ही हमारी इकलौती लीड ने सबके सामने अपनी जान ले ली। इतनी एब्सोल्यूट रिजॉल्व के साथ, इतने इम्पॉसिबल तरीके से। पूरा सीन मौत जैसी खामोशी में डूब गया। बुक चेक करो। अचानक मेरे दिमाग में कुछ क्लिक करता है। मैं एविडेंस बैग से फाउस्ट निकालता हूँ और पागलों की तरह पेजेस पलटने लगता हूँ। कोई हिडन कंपार्टमेंट नहीं, कोई मार्किंग्स नहीं, बस एक ऑर्डिनरी प्रिंटेड बुक। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी पेज पर पहुंचता हूँ, मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। कॉपीराइट पेज के नीचे पब्लिकेशन डेट के पास हल्की पेंसिल राइटिंग थी, लगभग मिट चुकी। नंबर्स की एक स्ट्रिंग। पेज नंबर नहीं, कोड भी नहीं, कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। मैं बुक उठाकर सेलिना को दिखाता हूँ। उसकी आंखें नंबर्स पर टिक जाती हैं और तुरंत तेज हो जाती हैं। इस कोऑर्डिनेट को लॉक डाउन करो अभी। टेक टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। मेन डिस्प्ले पलटकर जायंट सैटेलाइट मैप बन जाता है। मैप पर एक रेड डॉट ब्लिंक करने लगता है। सेलेना स्क्रीन के पास जाती है और उसे घूरती रहती है। ये जगह कहाँ है? टेक्नीशियन तेजी से जूम करता है। डॉट सिटी आउटस्कर्ट्स की एंडलेस माउंटेन्स के बीच था। डायरेक्टर कोऑर्डिनेट कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। सेलिना का शरीर झटके से हिलता है। वो गिरने से बचने के लिए टेबल पकड़ लेती है। उसकी नजरें रेड डॉट पर जम जाती हैं, जैसे उसे जलाकर खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या ये वही सीक्रेट बेस नहीं जो 10 साल पहले अबैंडन हुआ था? कोऑर्डिनेट वहां क्यों जा रहा है? कंट्रोल रूम दोबारा खामोश हो जाता है। कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। नेशनल सिक्योरिटी के लोगों के लिए ये नाम टैबू था। सील्ड सीक्रेट्स, नेशन के सबसे क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट्स, वो चीजें जिनका नाम कोई नहीं लेता। 10 साल पहले अचानक डिजास्टर के बाद उस बेस को ऑफिशियली अबैंडन्ड घोषित कर दिया गया था। उससे जुड़ी हर फाइल हाईएस्ट लेवल क्लासिफिकेशन में परमानेंटली सील कर दी गई थी। नाम तक लेना बंद। और अब प्रोफेसर चेज मरने से पहले आखिरी क्लू वहीं छोड़ गया था। मैं मैप पर माउंटेन्स से घिरे उस रेड डॉट को घूरता हूँ। मेरा इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है।
सेलिना की आंखें फिर शार्प हो जाती हैं, लेकिन इस बार उनमें डाउट नहीं था, सिर्फ ट्रस्ट। डेमियन, 3 साल पहले वाला मिशन याद है, जब तुम्हारे मेंटोर मास्टर रेस मारे गए थे? इंटरसेप्टेड कॉन्ट्राबैंड के रिपोर्ट में ओरिजिन के बारे में क्या कहा गया था? मैं कुछ पल सोचता हूँ। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती थी शिपमेंट फॉरेन सीक्रेट चैनल से आया था, लेकिन इंटरनल ब्रीफिंग में मास्टर रेयज ने कहा था कि इंटेलिजेंस फ्रैगमेंट्स के हिसाब से शिपमेंट का फाइनल डेस्टिनेशन कुन माउंटेन रेंज के आसपास का सीक्रेट बेस था। मेरे शब्द खत्म होते ही सेलिना का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। कमांड, मैं बेडरॉक टास्क फोर्स की डायरेक्टर सेलिना बोल रही हूँ। हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट करो। टारगेट कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। प्रोफेसर चेज ने सिंपल कोऑर्डिनेट नहीं छोड़ा, उसने पैंडोरास बॉक्स छोड़ दिया है। मुझे कमांड से जोड़ो। हेलीकॉप्टर चाहिए अभी। नियरेस्ट मिलिट्री यूनिट्स को मोबिलाइज करो। कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के आसपास पूरा एरिया सील कर दो। कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। फैसिलिटी से जुड़ी सारी क्लासिफाइड फाइल्स अनसील करके मेरे एनक्रिप्टेड टर्मिनल पर भेजो। रेडियो चैनल पर अर्जेंट कॉन्फर्मेशंस लगातार वापस आने लगते हैं। उसी पल पूरी नेशनल सिक्योरिटी मशीन जाग उठती है। सेलिना रेडियो नीचे रखती है, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। डेमियन, शायद हम किसी ऐसे मेलस्ट्रॉम में घुस गए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। प्रोफेसर चेस की मौत एंड नहीं थी, बिगिनिंग थी। उसकी नजर फिर स्क्रीन पर जाती है, उस रेड डॉट पर, जैसे वहां कोई इनविजिबल चीज जाग रही हो। 10 मिनट बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की रूफटॉप पैड पर उतरता है। रोटर ब्लेड्स की गूंज पूरी रात को हिला देती है। सेलिना, कैप्टन केविन और मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। कैबिन डोर सील हो जाता है। चॉपर हवा में उठता है, तेजी से ऊपर जाता हुआ। एक जायंट स्टील रैप्टर जो रात को चीरता हुआ सिटी आउटस्कर्ट्स के कुनलून रेंज की तरफ उड़ रहा था। बाहर नाइट विंड चीख रही थी। कैबिन के अंदर बैठा मैं नीचे शहर की दूर होती लाइट्स देख रहा था, लेकिन मेरा दिल और भारी होता जा रहा था। जब तुम अबिस को घूरते हो, एबिस भी तुम्हें घूरता है। रियल वर्ल्ड में स्वागत है। आखिर ये रियल वर्ल्ड क्या छुपा रहा है? कुन बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, रॉ स्टोन्स, मेरे मेंटोर की मौत, आखिर ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपनी मुट्ठियां कस लेता हूँ। आगे जो भी हो, मैं उसे खींचकर रोशनी में लाऊंगा। हेलीकॉप्टर अंधेरी रात को चीरते हुए उड़ता रहता है। लगभग 40 मिनट बाद हम कुन बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के ऊपर पहुंचते हैं। ऊपर से देखने पर ये माउंटेन्स के बीच छुपा एक विशाल कॉम्प्लेक्स था। बीचों बीच फोर्ट्रेस जैसी ग्रे कंक्रीट बिल्डिंग खड़ी थी। चारों तरफ ऊंची वॉल्स, ऊपर रेजर वायर और सर्वेलेंस कैमरास। पूरा बेस डेंस फॉरेस्ट और जैगेड पीक्स के नीचे छिपा हुआ था। अगर पहले से इसकी जानकारी ना हो तो कोई कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यहाँ कुछ मौजूद है। हेलीकॉप्टर बेस के बाहर एक क्लीयरिंग में उतरता है। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, ठंडी और नम माउंटेन विंड चेहरे से टकराती है। ग्राउंड पहले से स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कंट्रोल में था। हंड्रेड्स ऑफ फुली आर्म्ड सोल्जर्स बेस के चारों तरफ गोस्ट्स की तरह तैनात थे। उनका कमांडर लगभग 40 साल का दुबला आदमी था। कॉल साइन फैल्कन। वो सेलिना के पास आता है और शार्प सैल्यूट मारता है। डायरेक्टर सेलिना, टीम्स प्लान के मुताबिक डिप्लॉय हो चुकी हैं। 1 किलोमीटर पेरीमीटर के अंदर हर सस्पिशियस टारगेट स्क्रीन और कंटेन किया जा चुका है। बेस के अंदर कोई अनोमली डिटेक्ट नहीं हुई। गुड मूव। फैल्कन हमें बेस के मेन एंट्रेंस की तरफ ले जाता है। वहां एक मैसिव अलॉय डोर बंद पड़ा था। उसकी सरफेस पर रस्ट जम चुकी थी, जैसे 10 साल से कभी खुला ही ना हो। सेलिना अपना एन्क्रिप्टेड टर्मिनल निकालती है और तेजी से काम करने लगती है। अलॉय डोर भारी मैकेनिकल आवाज के साथ खुलता है। अंदर से ठंडी, नम और सड़ी हुई हवा बाहर निकलती है। अंदर पिच ब्लैक कॉरिडोर था। उसका आखिरी सिरा दिखाई तक नहीं दे रहा था, जैसे किसी अननोन अबिस में जाता हो। फैल्कन 2 सोल्जर्स को आगे स्काउट करने का सिग्नल देता है। वो सब मशीन गन्स निकालकर आगे बढ़ते हैं। टैक्टिकल फ्लैशलाइट्स जलती हैं। 2 रोशनी की धारें अंधेरे को काटती हैं। कॉरिडोर खाली था। सिर्फ फेडेड वार्निंग साइंस दीवारों पर लटके थे। डू नॉट एंटर। सेलिना हाथ हिलाती है और हम अंदर बढ़ते हैं। बेस अंदर से बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा था। कॉरिडोर के दोनों तरफ सील्ड लैबोरेटरी डोर्स थे। उन पर वार्निंग लेबल्स की भरमार थी। बायोहैजर्ड, हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट, अनऑथोराइज्ड पर्सनल डू नॉट अप्रोच। 10 साल की वीरानी ने हर चीज को सड़ा दिया था। दीवारों और पाइप्स पर मोटी डस्ट जमी थी। फ्लोर पर मॉस उगाई थी। तभी एक सोल्जर बोलता है, सर, इस डोर को प्राई किया गया लगता है। सेलिना तुरंत आगे बढ़ती है। ये डोर बाकी डोर्स से नया लग रहा था और लॉक एरिया साफ डैमेज था। फैल्कन ब्रीच का सिग्नल देता है। जोरदार क्रैश के साथ डोर तोड़ दिया जाता है। अंदर एक विशाल लैबोरेटरी थी। उसके बीचों बीच एक मैसिव मेटल कल्चर चेंबर खड़ा था। चेंबर के अंदर एम्बर लिक्विड भरा हुआ था और उस लिक्विड में डूबा हुआ एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा जो एयरपोर्ट पर मिले रॉ स्टोन्स जैसा दिख रहा था। लेकिन ये कहीं बड़ा था, लगभग आधे इंसान जितना ऊंचा, जैसे कोई विशाल बदसूरत ट्यूमर शांति से फ्लूइड में तैर रहा हो। उसके चारों तरफ डेंस ट्यूब्स और केबल्स जुड़े हुए थे, जो एक जायंट कंट्रोल कंसोल तक जा रहे थे। कंसोल स्क्रीन्स पेल ग्रीन ग्लो दे रही थीं। उन पर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा और एनर्जी रीडिंग्स चल रही थीं। ये क्या है? रॉ स्टोन? के जिंदा है?
मेरी आंखें चेंबर के अंदर मौजूद जायंट स्टोन पर टिक जाती हैं। वो स्थिर नहीं था, उसकी सरफेस हिल रही थी, हल्की लहरों जैसी, जैसे वो सांस ले रहा हो। फैल्कन तुरंत आदेश देता है, इस लैब को अभी लॉकडाउन करो, कोई पास नहीं जाएगा। एयर, वाटर और सॉइल टेस्ट शुरू करो। बायोहैजर्ड लीक है या नहीं पता करो। मूव। बायोकेमिकल डिटेक्शन टीम सूट पहनकर अंदर घुसती है। सेलिना कंसोल तक जाती है और तेजी से काम करने लगती है। वो एनक्रिप्टेड टर्मिनल को कंसोल से कनेक्ट करती है। मैसिव क्लासिफाइड डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है, डायरेक्टर, रिजल्ट्स आ गए। एयर, वाटर, सॉइल सब नॉर्मल हैं, लेकिन लैब के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशंस एक्सट्रीम हैं, जैसे कोई हाई आउटपुट न्यूक्लियर रिएक्टर लगातार पावर जनरेट कर रहा हो। न्यूक्लियर रिएक्टर एक रॉ स्टोन रिएक्टर लेवल की एनर्जी जनरेट कर रहा है। सेलिना अचानक कंसोल से सीधी खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें फिर चेंबर की तरफ घूमती हैं, भारी और गंभीर। यही प्रोफेसर चेस का असली टारगेट था। वो 3 छोटे रॉ स्टोन्स चुराने नहीं आया था, वो यहाँ इस बड़े वाले को एक्टिवेट करने आया था। मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो जाता है। एक्टिवेट? रिएक्टर लेवल एनर्जी वाली इतनी विशाल लिविंग चीज, एक रॉ स्टोन इस स्केल का। उसी पल सेलिना का एन्क्रिप्टेड टर्मिनल अचानक अर्जेंट अलार्म टोन्स से गूंज उठता है। वो नीचे देखती है और उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ जाता है। बुरा हुआ, प्रोफेसर चेस का कोऑर्डिनेट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक की है, ऐसी की जो किसी स्पेसिफिक डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए बनी है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर सिर्फ एक सिग्नल रिले है, असली डेस्टिनेशन उससे भी नीचे है, उस फॉरबिडन जोन में जहां हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। और नीचे फैल्कन का चेहरा बदल जाता है। यहीं तक हमारी एक्सेस लिमिट है, इसके आगे सिर्फ लेजेंडरी फॉरबिडन जोन है, मैक्सिमम ग्रेड डिफेंसेस उसके ब्लूप्रिंट्स तक सील्ड हैं। सेलिना उसकी बात अनसुनी कर टर्मिनल को घूरती रहती है। स्क्रीन पर अब एक नया और भी ज्यादा सीक्रेट कोऑर्डिनेट फ्लैश कर रहा था, कुनलून बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के बहुत नीचे। फैल्कन, तुम्हारे सारे डेमोलिशन एक्सपर्ट्स चाहिए, जितनी जल्दी हो सके फॉरबिडन जोन तक रास्ता उड़ाओ। डायरेक्टर, वो काम नहीं करेगा, उस जोन की डिफेंसेस न्यूक्लियर बंकर स्टैंडर्ड्स पर बनी है। टॉप टियर चार्जेस से भी एक सीम खोलने में कम से कम 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे? सेलिना की आवाज ठंडी हो जाती है। हमारे पास इतना समय नहीं है, लियो ने पहले ही बताया था। मीटिंग टाइम आज 3 बजे था। प्रोफेसर चेस लाइब्रेरी में ठीक 3 बजे सिर्फ हमें रोकने आया था, टाइम बाय करने। उसने कोऑर्डिनेट एक्टिवेट किया, यहाँ के रॉ स्टोन को एक्टिवेट किया, लेकिन उसका असली उद्देश्य नीचे फॉरबिडन जोन एक्टिवेट करना था। अगर मैं सही हूँ तो अंदर की चीज पहले से एक्टिवेट हो चुकी है। उसकी नजर जायंट रॉ स्टोन पर जाती है। उसकी सरफेस अब पहले से ज्यादा तेज रिपल कर रही थी। एम्बर लिक्विड हल्की वायलेट ग्लो देने लगा था। ये बड़ा रॉ स्टोन एनर्जी कन्वर्टर है। ये किसी नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और प्रोफेसर चेस के कोऑर्डिनेट के जरिए उसे सिग्नल में बदल देता है। वही सिग्नल फॉरबिडन जोन एक्टिवेट कर रहा है। मेरी बात सुनकर सेलिना की आंखों में चमक आ जाती है। तुम सही हो, उस जोन के अंदर सपोजिडली वो चीज दबी है जो हमारे देश को दशकों पहले मिली थी। आउटर स्पेस से आई कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, हाईएस्ट लेवल क्लासिफिकेशन, कोड नेम गॉड की। कुन बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर उसी पर सीक्रेट रिसर्च करने के लिए बनाया गया था, लेकिन रिसर्च के दौरान कुछ अनकंट्रोलेबल हो गया और हमें उसे सील करना पड़ा। मेरी सांस अटक जाती है। प्रोफेसर चेस का हेवन का गिफ्ट और गॉड की वही है। सब कुछ अचानक क्लियर हो जाता है। तो आर्क रॉ स्टोन्स नहीं चाहता, उन्हें गॉड की चाहिए। रॉ स्टोन सिर्फ एनर्जी सेल्स हैं उसे स्टार्ट करने के लिए। लियो कुरियर था, प्रोफेसर चेस एक्टिवेटर। उनका असली गोल रॉ स्टोन से नीचे दबी गॉड की को अवेकन करना था। अगर गॉड की जाग गई, मैं बात अधूरी छोड़ देता हूँ, क्योंकि आगे का मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सब कुछ खत्म हो सकता है। क्या अंदर जाने का कोई और रास्ता है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सेलिना बोलती है 10 साल पहले डिजास्टर के बाद अगर जोन में कुछ अनकंट्रोल्ड म्यूटेशन हो जाए, इसके लिए हमने एक इमरजेंसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन पैसेज बनाया था। उस पैसेज से हाई एनर्जी मटेरियल इंजेक्ट करके अंदर की हर चीज पूरी तरह डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन वो रुकती है। वो वन वे है, जो अंदर जाता है वापस नहीं आता, और अंदर ट्रैप्स और डिफेंसेस भरे हैं। कभी फील्ड टेस्ट भी नहीं हुआ, कोई कभी पार नहीं गया। मैं सेलिना की तरफ देखता हूँ। मुझे वहां ले चलो डायरेक्टर। फैल्कन तुरंत बोल पड़ता है, आप नहीं जा सकती, आप टास्क फोर्स डायरेक्टर हैं। लेकिन सेलिना उसे रोक देती है। मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी क्लियरेंस यहाँ सबसे ऊंची है। सिर्फ मैं सारे अलार्म्स और सेफ गार्ड्स डिसेबल कर सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें अंदर पहुंचा सकती हूँ। डेमियन, वो मेरी तरफ देखती है। मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारा इंस्टिंक्ट चाहिए, तुम्हारी आंखें चाहिए। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। समझ गया, ये अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, देश, लोग, सबकी सेफ्टी की बात थी। फैल्कन की आंखों में सम्मान की हल्की चमक उभरती है। वो कुछ नहीं कहता, बस हमें बेस के और भी गहरे हिस्से में एक हिडन कॉर्नर तक ले जाता है। वहां एक अलॉय डोर खड़ा था, जो आसपास की दीवार से अलग ही नहीं दिख रहा था। सेलिना के एन्क्रिप्टेड कमांड पर डोर धीरे धीरे खुलता है और उसके पीछे एक पैसेज दिखाई देता है, पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा अंधेरा, ज्यादा ठंडा।
एंट्रेंस पर एक लाल वार्निंग साइन लगा था, नो एंट्री फॉर द लिविंग। मैं गहरी सांस लेता हूँ और सेलिना की तरफ देखता हूँ। उसका चेहरा डरावनी हद तक शांत था। चलो, और मैं उसके पीछे अंदर कदम रख देता हूँ। कैप्टन केविन और फैल्कन बाकी सोल्जर्स के साथ एंट्रेंस पर पोजीशन संभाल लेते हैं। डोर बंद होने से पहले सेलिना आखिरी बार बोलती है, ध्यान से सुनो, जो भी हो, मेरे ऑर्डर के बिना कोई पास नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। रूल तोड़ने वालों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। एलॉय डोर धीरे धीरे हमारे पीछे सील हो जाता है। उसी पल हमारा बाहर की दुनिया से हर कनेक्शन कट जाता है। अननोन डार्कनेस हमें पूरी तरह निगल लेती है। अब सिर्फ हमारी अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी और मौत जैसी घुटन भरी गंध बढ़ती जा रही थी। यही फॉरबिडन जोन था। एलॉय डोर ने बाहर की दुनिया से हर रिश्ता काट दिया था।